हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 की। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी बेटा, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होगी, जस्ट लाइक चार्ज की बात की। चार्ज के बाद हम लोगों ने बात की थी करंट की। करंट के बाद पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, एंड द लास्ट वन इज द ओम्स लॉ की बात की थी। ओम्स लॉ में हम लोग रेजिस्टेंस की बात किए थे। तो यहाँ पर आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या था। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हम लोगों ने देखा था कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर एज हम लोग ये कह सकते थे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहाँ पर V बाई आई इज इक्वल टू आर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, V बाई आई इज इक्वल टू आर। हियर आर इज द रेजिस्टेंस विच इज अ कांस्टेंट टर्म, जो कि क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ये तब तक ही कांस्टेंट है जब तक कि इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट होगा तब तक इसका रेजिस्टेंस भी बेटा कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमको केवल इसका वेरिफिकेशन करना है, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे दे रहा है बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। चीजों को समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है, तो इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में दिया है बी। ये जो बी है बेटा आपको दिख रहा होगा, ये फिगर, ये जो डायग्राम है ये एक बैटरी का है, यानी कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक बैटरी है बेटा। ठीक है, इसके बाद ये जो सिंगल लाइन दिखाई दे रही है ये सब कंडक्टिंग वायर है। अब देखिए यहाँ पर आकर ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस, जिसको आर से आप डिनोट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक, देन इट मींस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको एक अलग डिवाइस से कनेक्ट किया गया, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, जो कि इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। दैट इज वोल्ट मीटर, वी लिखा हुआ दिख रहा है बेटा, दैट इज वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। आफ्टर दैट करंट आगे फ्लो होगी इस वायर में। अब यहाँ एक डिवाइस और लगी है, दैट इज ए मींस अमीटर। अमीटर अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, ये करंट को मेजर करता है अमीटर। तो बेटा ये अमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है के। यहाँ पर जो के है बेटा ये होती है की। ये क्या होती है बेटा, की मतलब स्विच होता है। ये क्या है बेटा, स्विच। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस टाइप का फिगर दिखाई दे रहा है, और ये वायर इस पर एरो से दिखाई दे रही है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब सिंपल सा होता है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो ये रियोस्टेट हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज या रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके बेटा, अब इसके एक्सपेरिमेंट में हमें एक ऐसा सेटअप लेना है और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं इसको वन बाय वन जानते हैं। हमने क्या किया, पहले इसको रियोस्टेट को पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर सेट किया। अब इसमें कुछ करंट फ्लो हुआ, तो हमने अमीटर में करंट की रीडिंग देख ली और वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देख ली। तो अमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखने के बाद हमने इनका रेशियो ले लिया। ठीक है भाई, तो V बाई आई लिया तो हमारे पास रेजिस्टेंस आया। ठीक है, क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो मान लीजिए हमने जब पहली बार किया तो यहाँ पर कुछ हमने V ले लिया और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ I करंट ले लिया और यहाँ पर कुछ V ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास V बाई आई आ गया R। सो दैट इज R1। फिर हम क्या करेंगे, इस अपने रियोस्टेट पॉइंट को आगे पीछे मूव करेंगे, यानी कि अब रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, जो भी कुछ है, तो आगे पीछे मूव करेंगे। फिर से अमाउंट ऑफ करंट को रीडिंग लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग लेंगे। फिर से हमने यहाँ अमाउंट ऑफ करंट I और V की रीडिंग ली और फिर से यहाँ पर R2 निकाल लिया। अब चूंकि जैसे जैसे रियोस्टेट आगे या पीछे होगा वैसे वैसे I और V पे भी चेंजेस आते जाएंगे, तो ये बार बार हमने इसकी रीडिंग ले ली। अब चूंकि ये एक ही वन काइंड ऑफ वायर है, बार बार हमने इसकी कई बार रीडिंग ली, और कई बार रीडिंग करने के बाद जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इसके रेजिस्टेंस का, तो हम ये देखते हैं कि इनके सारे रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। यानी कि करंट और
पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली सारे रेजिस्टेंस इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो अगर मान लीजिए आप पहले एक्सपेरिमेंट का रेजिस्टेंस निकाले, फिर दूसरे इस तरीके से आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि मान लीजिए 6 टर्म्स तक किया आपने, तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है बेटा वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ V by I इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, तो सेम काइंड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल के लिए V by I कितना भी होगा हमेशा कांस्टेंट टर्म अप्रॉक्स आएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं ओम्स के लॉ का। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पर VI ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, VI ग्राफ, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ग्राफ की बात करते हैं। तो इस ग्राफ को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है, देखिएगा ये जो y एक्सिस आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये y एक्सिस पोटेंशियल डिफरेंस की है और ये जो x एक्सिस है ये करंट की एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ग्राफ एक इंक्लाइन प्लेन की तरीके से, ब्लू कलर की लाइन आपको, ये हमारे ग्राफ की लाइन है। अब ग्राफ की लाइन देख लेते हैं। क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई करंट था तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये आया, यहाँ पर कोई करंट था, यहाँ पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये आया। तो हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच का करंट और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो हमने डीसी के बीच के करंट ले ली डेल्टा आई। ठीक है, ये मान लीजिए I1 है और ये इसे I2 है, तो हम लोग कह सकते हैं I2 माइनस I1 इज इक्वल टू डेल्टा आई। अगर मान लीजिए ये VV और VA दिया ही है, ये VV और VA दिया ही है, तो VA माइनस VV यानी कि VA माइनस VV इज इक्वल टू डेल्टा V। ठीक है, यानी कि ये डेल्टा क्या है, चेंज। ये डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज, कितना चेंज हुआ। तो इस तरीके से हमें डेल्टा V बाई डेल्टा I मिल गया। तो ये हमारे रेजिस्टेंस को शो करेगा, किसको शो करेगा बेटा, रेजिस्टेंस को। तो अब ये प्लेन, अब देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो रेजिस्टेंस ओवरऑल आएगा वही रेजिस्टेंस इसका भी आएगा, क्योंकि हम कितने भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं बार बार हमारा रेजिस्टेंस क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आना है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा ये एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप की बात करेंगे अगर हम बेटा, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, V बाई आई। तो स्लोप इज इक्वल टू V बाई आई विच इज गिव अस रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं। देखिएगा ये ग्राफ था VI ग्राफ, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ देखा था बेटा वो IV ग्राफ था। वो क्या था बेटा, IV ग्राफ था। IV ग्राफ ऐसे था, यहाँ I था और यहाँ V था और उसके ग्राफ की लाइन कुछ ऐसे थी। तो लगभग सेम ग्राफ पूरा दिख रहा है, लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर Y एक्सिस पर करंट है और X एक्सिस पर क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन VI ग्राफ में Y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है और X एक्सिस पर करंट है, तो ये दोनों इंटरचेंज है। तो इसका जो स्लोप हो रहा था बेटा वो I बाई V हो रहा था, इसका जो स्लोप था वो I बाई V हो रहा था, विच इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल था। लेकिन VI ग्राफ जो है वो V और I का रेशियो दे रहा है विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। यानी कि अगर आपसे कभी पूछता है IV ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, तो IV ग्राफ का स्लोप 1 बाई R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस। मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस देता है। और VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस देता है। थोड़ा सा केयरफुली रीड करेंगे आप लोग अपनी बुक्स को। आगे देखते हैं बेटा, आगे बात कर रहा है बेटा ओहमिक एंड द नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द ओमिक एंड द नॉन ओमिक रेजिस्टर्स की, ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं ओमिक रेजिस्टर्स की। क्या कह रहा है, द कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड द ओमिक रेजिस्टर्स। यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उन्हें ओमिक रेजिस्टर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, ओमिक रेजिस्टर्स। और लीनियर रेजिस्टेंसेस, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स
सच एज सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे मटेरियल निक्रोम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, ये सभी के सभी ओमिक रजिस्टर्स हैं क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। आगे कह रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात क्यों कर दिया? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस के अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है, यानी कि किसी कंडक्टिंग बॉडी का, तो बेटा उसका रेजिस्टेंस भी कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। इसीलिए बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। आगे कह रहा है फॉर सच रजिस्टर अ ग्राफ प्लॉटेड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V अगेंस्ट I इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का ग्राफ बनता है बेटा। ठीक है, सेम तरीके का ग्राफ ओमिक कंडीशन के लिए इस तरीके का ग्राफ बनता है। नाउ नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो कह रहा है द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड अ नॉन ओमिक रजिस्टर्स, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें नॉन ओमिक रजिस्टर्स बोलते हैं। तो इन्हें हम लोग नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब्स, सोलर सेल, कंजक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, फिलामेंट ऑफ द बल्ब एटसेट्रा, ये सब नॉन ओमिक रजिस्टर हो सकते हैं। फॉर दीज कंडक्टर्स द ग्राफ प्लॉटेड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V अगेंस्ट करंट I इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज अ कर्व। ये कर्व होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एलईडी, सोलर सेल इन सब की बात करता हूं तो इसमें टेम्परेचर चेंज कॉन्टिन्यूअस होते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई इसमें रेजिस्टेंस भी कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनेगा। फिर वो ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा? कर्व्ड ग्राफ बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, इनके टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होते हैं एंड दैट्स व्हाई इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इनका ग्राफ भी कैसा बनेगा बेटा? कर्व्ड शेप में बनेगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता तो ग्राफ स्ट्रेट बनता, जैसा कि ऊपर बना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और I का ग्राफ ले लिया गया और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का कर्व शेप में बनता है। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर को फॉलो, एक तरीके से नॉन ओमिक लॉ को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बेटा वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, फिक्स नहीं है। ओके, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है। देखिएगा पॉइंट्स क्या गिवन है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओमिक एंड द नॉन ओमिक रजिस्टर। ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला, जो ओमिक रजिस्टर होता है बेटा वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये होता है कि V बाई I सभी वैल्यूज पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो कह रहा है इट ओबे द ओम्स लॉ V बाई I इज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ V और I, किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए। इवन वही जो नॉन ओमिक होता है बेटा वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और जब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो वही कह रहा है इट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, V बाई I इज नॉट सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V और I। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो ग्राफ बनता है, ओमिक रजिस्टर का जो ग्राफ बनता है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस करंट I इज अ स्ट्रेट लाइन, वेयर एज नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कर्व्ड लाइन बनता है। कह रहा है द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट I इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट कर्व्ड। ये कर्व्ड होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अच्छा आगे, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी कि ओमिक रजिस्टर की बात करना बेटा, ओमिक रजिस्टर्स में VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक किसी भी लगभग सभी वैल्यूज पर सेम वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर उसका एक टेम्परेचर हम डिफाइन कर देते हैं तो वो लगभग सभी पॉइंट्स पर सेम वैल्यू देता है। तो वही कह रहा है द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज द सेम एट ऑल वैल्यूज ऑफ V और I
एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। बट द नॉन ओमिक रजिस्टर V और I सेम नहीं होते हैं या उनके टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। तो कह रहा है द स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज डिफरेंट एट द डिफरेंट वैल्यूज और V और I इवन एट द गिवन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? अच्छा, ओमिक रजिस्टर के कुछ एग्जांपल दिया, जैसे ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स सच एज सिल्वर। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं ये सब क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। बट द नॉन ओमिक रजिस्टर्स जो होते हैं वो ओमिक लॉ को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनके कुछ एग्जांपल जैसे जंक्शन डायोड है, एलईडी है। क्यों? क्योंकि इनके टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होते हैं एंड दैट्स व्हाई इनका रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रजिस्टर्स। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। आगे, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्ट होता है। देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले कह रहा है डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल कैसा है। तो बेटा ये सबसे बेसिक चीज होती है किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस के लिए, कि उसका मटेरियल कैसा है। अगर उसका मटेरियल मेटल में है तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, लेकिन अगर वो नॉन मेटल में है तो बुरा कंडक्टर होगा। ठीक है, तो अच्छे कंडक्टर में भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेटल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से करंट को फ्लो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे से ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करते। तो कह रहा है डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जस्ट लाइक सबस्टेंसेस एज सिल्वर, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब अच्छे कंडक्टर रहते हैं। हैव ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन सो दे ऑफर लेस रेजिस्टेंस, ये अच्छे कंडक्टर हैं। तो अगर कोई कंडक्टर बहुत अच्छा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होता है। रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, कंडक्टर का मतलब होता है जो करंट को फ्लो करे, और जो करंट को बहुत आसानी से फ्लो करता है उसका मतलब वो अच्छे कंडक्टर है। लेकिन जो करंट को रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है। इसलिए जो अच्छे कंडक्टर होते हैं वो बहुत आसानी से करंट को फ्लो करते हैं, इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट रुकती ही नहीं है। सो वही कह रहा है बेटा, शो दे ऑफर लेस रेजिस्टेंस and are therefore resistance and are therefore called the good conductors of electricity. But the substance such as rubber, glass, plastic, wood, ये सारी चीजें भी जितनी भी होती हैं ये कंडक्टर है ही नहीं, ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करती। ठीक है, एटसेट्रा हैव निग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज निग्लिजिबल ही होती है। सो दे ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सीधे इफिशियंसी है, निग्लिजिबल अमाउंट में है, तो इसका मतलब ये करंट को फ्लो नहीं करेंगे। तो जब करंट इसमें से पास नहीं करेगी तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, इंसुलेटर, यानी कि जिसमें से करंट पास नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसका मतलब अगर ये इंसुलेटर है तो इनका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। कोई बहुत बेहतरीन कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है। तो सबसे पहले मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टेंस हाई और लो होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिपेंडेंस ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, डिपेंडेंस ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा, कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा बॉडी में रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए करंट उसमें ट्रेवल करेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। ठीक है, थर्ड वन इज डिपेंडेंस ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की थिकनेस कितनी है। आगे कह रहा है the resistance of a conductor is inversely proportional to cross section area। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जैसे मान लो थिकनेस की बात कर रहा है तो थिकनेस का मतलब उस वायर की कुछ या कंडक्टिंग वायर की कुछ थिकनेस होगी। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस पास होंगे वो इसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर
इस ज्यादा मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, और ज्यादा पतला तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि थिकनेस या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या बेटा, ये सबसे अच्छा रोल होता है इसका कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। यहां कह रहा है कि ये एक VI ग्राफ है। द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट अ टू टेम्परेचर। दो अलग अलग टेम्परेचर पे कंडक्टर है तो उनका VI ग्राफ बना रहा है। तो ये हो गया V और ये हो गया I, और इनका ग्राफ देखिएगा तो एक लाइन है A की और एक लाइन है B की। A को T1 और B को T2, और वैसे तरीके से ये काम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 बड़ा है कि T2 है वो अलग की चीज है, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, T1 जो है वो T2 से बड़ा है। कैसे? अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर रेजिस्टेंस की, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा और इसका रेजिस्टेंस कुछ और आ जाएगा। तो दो अलग अलग तरीके से आप रेजिस्टेंस एक ही ग्राफ का निकाल सकते हो। कैसे? स्लोप पता करके। स्लोप पता कर लीजिए, स्लोप इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू V बाई आई, तो रेजिस्टेंस भी आपका V बाई आई होता है। कैलकुलेट हो गया बहुत आराम से। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सिंपल और बेसिक चीजें हैं बेटा, इसको हमें केवल क्या करना है, एक बार पढ़ना है क्लास में, उसके बाद घर जाके एक बार रिवाइज करनी है। तो अगर आप अपने पूरे वीक के अंदर इसको 3 से 4 बार रिवाइज करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। प्लस 24 आवर के अंदर आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको जरूर से जरूर एक बार रिवाइज करिए। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतनी चीजें देखेंगे, बाकी की जो नेक्स्ट चीजें होंगी बेटा उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल आज हम लोगों ने क्या क्या देखा इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि ओमिक एक्सपेरिमेंटल ओम्स लॉ का कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें चाहिए होंगी, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, कैलकुलेशन। अब आप कैलकुलेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये टोटल समझ में आ जाएगा कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो उसका V बाई आई का रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस तरीके से आपने VI ग्राफ देखा, स्लोप देखा, ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर देखा, उनके बीचेस में क्या डिफरेंस होते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात की कि रेजिस्टेंस जो होता है उस पर किस किस चीज़ों का फर्क पड़ता है, यानी कि क्या क्या इफेक्ट चीज़ें करती हैं रेजिस्टेंस को। तो उसमें जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो होती है टेम्परेचर। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।